सो हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में एंटासिड्स के बारे में जाना था, कैसे ये न्यूट्रलाइज करते हैं, क्या इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो इस क्लास में देखने वाले हैं इनका क्लासिफिकेशन क्या होगा, जिसमें हमने सिस्टमिक और नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स के क्लासिफिकेशंस पे फोकस किया था। इस क्लास में हम उसी क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा अब्रॉड लेके जाएंगे या जाने की कोशिश करेंगे उस क्लासिफिकेशन में मौजूद जो जो भी ड्रग्स हैं जो सिस्टमिक और नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स के ड्रग्स को शो कर रहे थे, बट वो काम कैसे करेंगे। सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट, मेरा आपसे सवाल ये है, पेट में एसिड क्यों बनता है? तो शायद इसका आंसर आप देंगे कि स्टमक की जो पैराइटल सेल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाती हैं। ये आपको मालूम होगा, मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग बताया था। पैराइटल सेल HCl बनाती हैं, गॉबलेट सेल गैस्ट्रिक म्यूकस बनाती हैं, बाकी चीफ सेल्स होती हैं जो बाइल वगैरह का सिक्रेशन करती हैं। तो स्टमक की पैराइटल सेल्स HCl बनाती हैं। इस एसिड का pH लगभग 1 से 2 होता है। So antacids are weak bases that neutralize gastric HCl present in stomach's lumen, thereby raising gastric pH, reducing acidity, decreasing pepsin activity and protecting the gastric mucosa. Their mechanism varies depending on whether they are systemic, means absorbable, or non-systemic, non-absorbable. तो एसिड का काम क्या होता है कि प्रोटीन का डाइजेशन करना, पेप्सिन एंजाइम्स को एक्टिवेट करना और बैक्टीरियाज को डिस्ट्रॉय करना। लेकिन जब यही एसिड ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगता है या स्टमक की प्रोटेक्टिव म्यूकस लेयर कम हो जाती है, तब हमें हाइपर एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रोईसोफेगल रिफ्लक्स डिजीजेज, पेप्टिक अल्सर, ऐसी समस्याएं होने शुरू हो जाती हैं। अब बात ये भी आती है, सवाल ये भी आता है, अगर ज़्यादा एसिड बन गया तो क्या करें? दो तरीके हैं एसिड बनने से, या तो रोक दो, और दूसरा तरीका है जो एसिड पहले से बना है उसे न्यूट्रलाइज कर दो। तो इस लेक्चर में या इस चैप्टर में या इस टॉपिक में हम क्या पढ़ रहे हैं? गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर्स या एंटासिड, मतलब कि हम न्यूट्रलाइज करेंगे। अगर एसिड बनने से रोकने की जो बात आती है उसको हम पढ़ेंगे अपने एंटी अल्सर वाले नेक्स्ट चैप्टर में, जहाँ पे हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स की बात करेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग की बात करेंगे, एंटी कोलिनर्जिक्स की बात करेंगे, H2 एंटीहिस्टामिन्स की बात करेंगे। तो ये कुछ अलग अलग मेडिसिन आएंगी जिनका हम यूज़ करते हैं एसिड के सिक्रीशन को कंट्रोल करने के लिए। तो अगर आप ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंटासिड्स का समझना चाहें तो यही लिखा हुआ है, एंटासिड्स आर वीक अल्कलाइन बेस या अल्कलाइन सब्सटेंसेस दैट न्यूट्रलाइज ऑलरेडी फॉर्म्ड गैस्ट्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इंक्रीज गैस्ट्रिक पीएच। जो पहले से बना हुआ HCl है, क्या करेंगे? ये उसको न्यूट्रलाइज करेंगे और गैस्ट्रिक पीएच को बढ़ा देंगे। पीएच आपने सुना है, पढ़ा है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, है ना। न्यूट्रल पीएच कितना होता है? 7। 7 से कम जितना जाएगा, जितनी कम की तरफ जाएगा, 6, 5, 4, 3, 2, 1, जितना नीचे जाएगा उतना ही ज़्यादा वो एसिडिक होने लगेगा या वो एसिडिक फेज को शो करता है। और अगर 7 से ज़्यादा होता है, जितना ज़्यादा जाएगा वो उतना बेसिक या उतना ही अल्कलाइन पोर्शन को शो करता है। मतलब एंटासिड्स क्या होते हैं? ये एसिड बनने को रोकते नहीं हैं, ये केवल और केवल पहले से बना हुआ जो एसिड है इसको न्यूट्रलाइज करते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक पानी और चीनी का। आपसे मैं कहूँ कि शरबत बनाइए, आपने क्या किया? पानी लिया और उसमें ज़रूरत से ज़्यादा चीनी ऐड कर दी,
चीनी को आप एसिड मान लें, पानी को बेस मान लें। अब जब आपने बहुत ज़रूरत से चीनी ऐड कर दी, मतलब उसकी मिठास बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो उसकी मिठास को कम करने के लिए या अपने अकॉर्डिंग बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, उसमें पानी ऐड करेंगे ताकि वो जो मिठास है वो कवर हो जाए या फिर एक सफिशिएंट टेस्ट तक आ सके, है ना। तो इसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइज, न्यूट्रल करना। तो एक और एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूँ। सपोज दैट, इमेजिन कीजिए आपके सामने एक बाल्टी में बहुत ज़्यादा नींबू का रस है। नींबू का रस एसिडिक होता है। अगर उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दिया जाए तो एसिडिटी कम हो जाएगी। यही काम स्टमक में एंटासिड करता है। एसिड खत्म नहीं करेंगे, ना हम एसिड के सेक्रेशन को रोकेंगे, बल्कि एक न्यूट्रल सॉल्ट और पानी में बदल जाता है, जिससे वो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस लीड होती है। चलो अब क्लासिफिकेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन दो टाइप का होता है जो आपने देखा है। चलो मैं यहाँ से आपको दिखा भी दे रहा हूँ। ये एक है सिस्टमिक और दूसरा नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स। सिस्टमिक को बोलते हैं एब्जॉर्बेबल। एब्जॉर्बेबल का मतलब जो चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाएं। ये तो चलो आप वर्ड का मीनिंग समझ गए, बट एब्जॉर्ब कहाँ होंगे, हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में। कहाँ पे, सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन किसे कहते हैं, हमारा ब्लड। तो एब्जॉर्बेबल में क्या होता है, ये इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाते हैं और ब्लड में भी चले जाते हैं, इसीलिए सिस्टमिक इफेक्ट्स भी पैदा कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट देख रहे हो और सोडियम सिट्रेट देख रहे हो, ठीक है। साथ ही साथ चलो इनके हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस की भी बात करते जाएंगे, ठीक है, कैसे क्या हो सकता है यहाँ पे। तो सबसे पहले स्टमक में HCl मौजूद होता है, ये आप जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं हम सोडियम बाइकार्बोनेट को। एक केमिकल रिएक्शन होती है जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही है आपको, ठीक है, NaHCO3। हमने क्या किया, हमारे पेट में पहले से HCl मौजूद था, ठीक है। अब हमने क्या किया, बाहर से लिया सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। जब सोडियम बाइकार्बोनेट की और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, तो यहाँ पे सॉल्ट बनेगा सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्या है, नमक। नमक का पीएच कितना होता है, 7 से ज़्यादा। और क्लोराइड मीन्स ये दोनों का जो मिश्रण है ये पीएच को बढ़ा रहा है। जो पीएच बहुत कम था उसके साथ में पानी बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में, जो कभी कभार डिस्टेंशन देती है बट वो फार्टिंग के जरिए मूव आउट हो जाती है, ठीक है। तो जब भी स्टमक में हमारी ड्रग पहुंचती है तो वहां पहले से मौजूद HCl से मिल जाती है, दोनों रिएक्ट करते हैं, एसिड न्यूट्रल हो जाता है, सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, इससे एसिडिटी कम हो जाती है, पेन कम हो जाता है, और जो हार्टबर्न, सीने में जलन हो रही होती है क्योंकि वो रिफ्लक्स की वजह से, जब भी एसिड लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर से गुजरता है हमारे ईसोफेगल में वापस लौटता है मुंह की तरफ, जैसे आप वॉमिटिंग करते हैं तो हमारी वो ईसोफेगस को डैमेज करता है, ठीक है। जब वो डैमेज करता है इसीलिए सीने में जलन महसूस होती है। कई बार आपने बहुत ऑयली खाया होगा, जब भी एसिडिटी होती है तो आपको गले में लगता है, आपको सीने में जलन सी महसूस होती है, या फिर ये सारी चीज़ें। कार्बन डाइऑक्साइड बनने का थोड़ा नुकसान है। क्या नुकसान है, अगर CO2 बन रही है तो क्या होगा, इसको बोलते हैं बेल्चिंग, ठीक है। बेल्चिंग होगी, बर्पिंग होगी, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पेट में तनाव खिंचाव और पेट फूल सकता है। यही रीज़न है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता है सिस्टमिक एंटासिड के तौर पे, ठीक है। दूसरा कि ब्लड में एब्जॉर्प्शन, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट एब्जॉर्ब हो जाता है, आपने एब्जॉर्बेबल एंटासिड में पढ़ा है, इसीलिए ब्लड का पीएच भी अल्कलाइन हो जाता है।
ब्लड का पीएच कितना होता है, 7-8 के आसपास होता है, बट अगर ब्लड का पीएच अल्कलाइन होगा तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। सो यहाँ पे चांसेस है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस का। और अगली चीज की एक्स्ट्रा सोडियम, अब इसमें तो सोडियम भी होता है। सोडियम, नमक, नमक आपने रास सिस्टम में पढ़ा है स्टार्टिंग में। हमारा क्या करता है, जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है, जो हमारी दोनों किडनीज की टॉप ऑफ द बॉटम पे या फिर टॉप पे एक एड्रिनल ग्लैंड होती है। एड्रिनल ग्लैंड के एड्रिनल कॉर्टेक्स में 3 जोन्स होती हैं। सबसे आउटर जोन जिसको बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, वहां से एक हार्मोन का सिक्रीशन होता है जिसका नाम है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन का काम होता है सोडियम को रिटेंशन करना, पोटेशियम को आउटफ्लक्स करना, जिससे कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगी और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो इसलिए हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं, हाइपरटेंशन स्पेशली, किडनी डिजीजेस, इन सब में सोडियम का रिटेंशन बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये रहा एक बेसिक तरीका हमारे सिस्टमिक एंटासिड्स को समझने का। साथ ही साथ हम इनके यूजेस भी समझते जा रहे हैं। तो सिस्टमिक एंटासिड्स का यूज हाइपर एसिडिटी के लिए करते हैं, एसिड इंडाइजेशन में करते हैं, कभी कभी हार्ट बर्न होता है तब करते हैं, कभी टेम्पररी रिलीफ के लिए करते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स मैंने आपको बताया, क्योंकि इसमें CO2 रिलीज होती है, इसलिए बर्पिंग, ब्लोटिंग, फ्लैटुलेंस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, सोडियम का ओवरलोड, वाटर का रिटेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, रीबाउंड एसिड सिक्रीशन कुछ मामलों में ये भी हो सकता है। तो सावधानियां ये हैं कि अगर किसी पेशेंट को पहले से हाइपरटेंशन की समस्या है तो थोड़ा संभल के दवाइयाँ देंगे ये वाली। कंजस्टिव हार्ट फेलियर वाले, क्रॉनिक किडनी डिजीज वाले, या सोडियम जिनको नमक खाने को मना किया है जिन मरीजों को, उनको भी थोड़ा सावधानी से हमें ये देना होगा। अगर कोई मरीज रीनल फेलियर से गुजर रहा है सीवियर तो उसको कतई नहीं देंगे। किसी को पहले से मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है तब भी नहीं देंगे। बहुत ज़्यादा उसका बीपी बढ़ा है तब भी नहीं देंगे। और हार्ट फेलियर का चांस है तब तो बिल्कुल नहीं देंगे। तो वैसे इन दवाओं का सबसे अच्छा समय खाने का होता है 1 से 3 घंटे आफ्टर मील। खाना खाने के 1 से 3 घंटे बाद लीजिए आराम से। या फिर HS, हेरासोमी, या इसको बोलते हैं बेड टाइम। क्यों? क्योंकि खाना खाने के बाद एसिड सिक्रीशन ज़्यादा होता है, इस वजह से हमें खाना खाने के बाद ही इसको खाना चाहिए। दूसरा हम बात करें, अब वही सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई है, दूसरा हम बात करें नॉन सिस्टमिक या नॉन एब्जॉर्बेबल एंटासिड्स। ये सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब्ड एंटासिड्स हैं। क्यों? क्योंकि ये ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होते, ये अपना लोकल एक्शन देते हैं, अपने स्टमक में गए, उसको न्यूट्रलाइज किया, इंटेस्टाइन में जाके खुद को और ऐसा बना लिया ताकि वो ब्लड में एब्जॉर्ब ना हो या फिर वहाँ तक जाए ना और सीधे बाहर। एग्जाम्पल के तौर पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट आंशिक बहुत माइनर एब्जॉर्ब हो सकता है, लेकिन अक्सर इसको नॉन सिस्टमिक में ही पढ़ाया जाता है। बाकी आपको सिस्टम में भी लिखा मिलेगा क्योंकि वो थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब होता है, बट बहुत माइनर। इसके अलावा मेगाल्ड्रेट है, या हाइड्रोटेल्साइट है, या कई सारे हैं जिनको आप क्लासिफिकेशन में नहीं देखते हैं। अगर आप इसके जनरल मैकेनिज्म की बात करें तो इसका मैकेनिज्म लगभग समान होता है। ये स्टमक में जाके HCl को न्यूट्रलाइज करते हैं, लेकिन ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, इसीलिए इसको सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट्स इसके बहुत कम होते हैं। चलिए मान लेते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे ओवरऑल सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। चलिए यहाँ देखिए, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला AlOH का होल थ्राइस। ठीक है, अब
अगर आप मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ भी एक रिएक्शन होगी। अगर आप थोड़ा केमिकल फॉर्मूला के बेस पे देखो, बट रिएक्शन मैंने ऐड नहीं किया यहाँ पे। रिएक्शन में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस जब HCl से रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस 3 वाटर के कंपाउंड 3H2O। ठीक है, इसके अलावा इसमें कोई O2 CO2 नहीं आने वाली है। तो सबसे पहली चीज़, जब भी ड्रग हमारे स्टमक में जाती है तो वो HCl से रिएक्ट करती है और पानी और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाती है। क्या बनाएगी? वाटर एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। रिएक्शन लिखा नहीं हुआ है बट उसको रिएक्शन को सेंटेंस में यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज अ नॉन सिस्टमिक एंटासिड दैट रिएक्ट स्लोली विद गैस्ट्रिक एसिड टू फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड वाटर। अब इसमें एसिड की मात्रा कम हो जाती है, लगभग 3 से 5 तक pH पहुंच सकता है। ठीक है, pH क्यों pH 7 तक क्यों नहीं जाता है? एक ये चीज़ भी, क्योंकि अगर pH 7 हो जाएगा तो डाइजेशन बंद हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही कहा है, अगर डिफेंसिव फैक्टर बहुत बढ़ गए, अग्रेसिव कम हो गए, तो वहाँ पे इनडाइजेशन होना तय है। फिर आप डाइजेस्टेंट्स खाते फिरोगे, कार्बोनेटिव्स खाते फिरोगे कि खाना नहीं पच रहा है, ठीक है, गैस नहीं पास आउट हो रही है, ये सारी चीज़ें आप सोचते फिरोगे। इस वजह से क्या करते हैं हम कि pH को कभी 7 तक लेके नहीं जाते हैं। स्टमक का जो pH है हम उसको मेंटेन करके रखते हैं। तो डाइजेशन बंद हो जाएगा, पेप्सिन इनएक्टिव हो जाएगी। इसीलिए एंटासिड्स केवल इतना pH बढ़ाते हैं कि इरिटेशन कम हो जाए लेकिन डाइजेशन चलता रहे। ठीक है, अब थोड़ा एडिशनल तौर पे अगर सोचें तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड पेप्सिन की एक्टिविटी कम कर देता है, बाइल सॉल्ट्स को बाइंड करता है, अल्सर सरफेस पे एक प्रोटेक्टिंग कोटिंग बनाने में हेल्प करता है। मगर इसका ऑनसेट क्या है? बहुत स्लो है। ठीक है, ऑनसेट स्लो है, ड्यूरेशन बहुत लॉन्ग है, बहुत लंबे समय तक काम करेगा। मगर इसके साइड इफेक्ट्स भी थोड़े ऐसे हैं कि सोचने वाली बात। सबसे इंपॉर्टेंट कि कॉन्स्टिपेशन करवाता है। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को कम कर देता है, जिसको आप पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं या बाउल मूवमेंट कहते हैं। जब वो कम हो जाता है तो कोलन में वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। कोलन में वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा तो फीसेस ड्राई और हार्ड हो जाएंगी, जिससे उन्हें एक्सपेल आउट होने में या हमें इवैक्यूएशन में फोर्सफुली एक्टिविटीज इन्वॉल्व करनी पड़ेंगी, जिसी को हम कहते हैं कॉन्स्टिपेशन या हिंदी में कहते हैं कब्ज। इसके अलावा ये फॉस्फेट बाइंडिंग कराता है। अब इसकी वजह से हमें हाइपोफॉस्फेटेमिया हो सकता है अगर आप इसका लंबे समय तक यूज़ करेगा कोई पेशेंट तब। मसल वीकनेस, ऑस्टियोमेलासिया, क्रॉनिक यूज़ में ऑस्टियोमेलासिया हो सकता है, या रीनल इम्पेयरमेंट में एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी हो सकती है। इसीलिए हमें याद रखना होगा, अगर कोई पेशेंट किडनी डिजीज़ से जुड़ा हुआ है तो उसको सावधानी से दो। सीवियर रीनल फेल्योर में नहीं दे सकते हैं, हाइपोफॉस्फेटेमिया में नहीं दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की। फॉर्मूला क्या है? MgOH का होल ट्वाइस। नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, आप याद रखिए। जब भी हमारी ड्रग स्टमक में जाती है तो एसिड से वो मिलती है। MgOH का होल ट्वाइस रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर न्यूट्रलाइज होगा, क्या बनेगा? वाटर बनेगा, एसिडिटी कम होगी, पेन कम होगा और इस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ठीक है, तो एक्स्ट्रा इफेक्ट क्या है? मैग्नीशियम इंटेस्टाइन में पानी खींचता है, इसीलिए वाटर का रिटेंशन बढ़ जाता है, स्टूल्स बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। इसीलिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक माइल्ड लैक्सेटिव है, या फिर ये डायरिया भी करवा सकता है। इसीलिए अक्सर एंटासिड्स स्पेशली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को पेशेंट को कॉम्बिनेशन में देते हैं, ताकि उनको डायरिया भी ना हो और कॉन्स्टिपेशन भी ना हो, स्टूल्स का एक कंसिस्टेंसी बना रहे। किडनी डिजीज में हाइपर मैग्नीसीमिया हो सकता है। इसके अलावा सिम्टम्स में कमज़ोरी, ब्लड प्रेशर का कम हो जाना, हार्ट रेट कम हो जाना, CNS डिप्रेशन, कुछ ये चीज़ें भी दिख सकती हैं।
इसीलिए रीनल फेल्योर वाले मरीजों में इसको हमें अवॉइड करना होता है। सीवियर किडनी डिजीज वाले पेशेंट्स में अवॉइड करना होता है। हाइपर मैग्नीसीमिया हो सकता है जिनको, तो उनको भी नहीं देना चाहिए। ठीक है। तीसरा चलो मैं शॉर्टली बता दे रहा हूँ, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। ये बहुत धीरे धीरे एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। यहाँ पे एक सिलिका जेल बनती है जो आप सिलिकेट से याद कर सकते हो, जो म्यूकोसल प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। थोड़े साइड इफेक्ट भी हैं, डायरिया, किडनी डिजीज में मैग्नीशियम का एक्यूमुलेशन। कैल्शियम कार्बोनेट क्या करेगा, CaCO3 इसका फॉर्मूला है। जब ये 2HCl से रिएक्ट करेगा तो ये कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा CaCl2, इसके साथ वाटर बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी। तो एसिड न्यूट्रलाइजेशन बहुत तेजी से करता है। प्रॉब्लम क्या है, अगेन कार्बन डाइऑक्साइड बनने, इसलिए बेल्चिंग, गैस या ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। थोड़ी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स हैं, अगर लंबे समय तक यूज़ करोगे तो हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा, मिल्क अल्कलाई सिंड्रोम या फिर किडनी स्टोन्स। तो ये चीज़ें, तो साइड इफ़ेक्ट में कॉन्स्टिपेशन है, हाइपर कैल्सीमिया है, ज़्यादा मात्रा में लोगे तो रिबाउंड सिक्रीशन। तो इसलिए ये चीज़ें थोड़ा ध्यान से सोच समझ के लेनी चाहिए। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कॉम्बिनेशन एंटासिड्स। एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को साथ में लेते हैं। एल्यूमिनियम कॉन्स्टिपेशन करवाता है, मैग्नीशियम डायरिया करवाता है। साथ में लोगे तो एक बैलेंस्ड इफेक्ट मिलेगा इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को, जिससे दे प्रोवाइड इफेक्टिव एंड न्यूट्रलाइजेशन विद फ्यूअर साइड इफेक्ट्स। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास मेगाल्ड्रेट है और कई सारी चीज़ें हैं जिनका यूज़ करेंगे हम इन तरीके से हमारे गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने में। तो अगर हम ओवरऑल बात करें कि क्या यूज़ है एंटासिड्स का, हाइपर एसिडिटी में, एसिड इंडाइजेशन में, हार्टबर्न में, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज वाले पेशेंट्स में, गैस्ट्राइटिस, पेप्टिक अल्सर, जब एनसेड की वजह से प्रॉब्लम हुई हो। तो अभी इधर आपको एक इमेज दिख रहा है, ये ओवरऑल इसका फार्माकोकाइनेटिक्स है कि कैसे एब्जॉर्ब होंगी, कैसे मेटाबोलाइज होंगी, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होंगी। तो ये तो आपने बहुत इस बेसिक कंसिडरेशन पे समझ लिया है कैसे क्या होगा, एब्जॉर्ब कौन से होंगी, कौन से नहीं होंगी। क्लासिफिकेशन ही हमारा एब्जॉर्प्शन के बेस पे था। खैर, थोड़े बहुत साइड इफेक्ट, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, गैस, बेल्चिंग, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ड्रग इंट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें आपने देखा। ठीक है। एंटासिड में कई दवाइयों के एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं, इसीलिए कुछ दवाओं से कम 2 घंटे पहले या 2 घंटे बाद लेना चाहिए। जैसे कि टेट्रासाइक्लिन, ये एक एंटीबायोटिक है। डॉक्सीसाइक्लिन उसी क्लास में आती है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, ये सारी चीज़ें भी, लीवोफ्लॉक्सासिन, लीवोथायरॉक्सिन, आयरन के सप्लीमेंट, डिजॉक्सिन, इन सब से थोड़ा सा आगे पीछे लेना चाहिए क्योंकि इनके एब्जॉर्प्शन को ये घटा सकती है। तो एंटासिड कब लेना चाहिए, खाना खाने के 1 से 3 घंटे बाद, सोने से पहले। अगर रात में एसिडिटी हर्टबर्न होता हो तो खाली पेट लेने पर इम्पैक्ट या इफेक्ट जल्दी आता है लेकिन कम समय तक रहता है। इसीलिए इसको अगर आप रेगुलर सिम्टम कंट्रोल के लिए ले रहे हैं तो आफ्टर मील्स लेना ज़्यादा बेटर हम कह सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं आपको एक फिर से समझाने की कोशिश करूं तो मान लीजिए पेट में HCl एक आग है, एंटासिड पानी नहीं है जो आग बनने से रोके, बल्कि एक फायर न्यूट्रलाइजर की तरीके से काम करता है, जो पहले से लगी हुई आग की जो इंटेंसिटी है उसको कम कर देता है। जबकि इसमें जो आगे हम एंटी अल्सर में जो पढ़ेंगे, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, उस फैक्ट्री का एक स्पेशल स्विच बंद कर देते हैं जहां एसिड बन रहा होता है, और H2 ब्लॉकर्स उस फैक्ट्री को मिलने वाले ऑर्डर्स को कम कर देते हैं। तो ओवरऑल अगर हम एग्जांपल अलग देखें तो हम समझ जाएंगे, बट ठीक है, इस क्लास को समझने के लिए यहीं तक रखते हैं कि किस तरीके से हमारे एंटासिड्स कैसे काम करेंगे, कैसे इनका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ये आप यहाँ से देख सकते हैं कैसे क्या होगा। ये बेसिक से पढ़ने वाली चीज़ें हैं। यूजेस मैंने आपको बता दिया, हाइपर एसिडिटी, पेप्टिक अल्सर डिजीज, गैस्ट्राइटिस, GERD, एडजंट थेरेपी। साइड इफ़ेक्ट्स में कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, एसिड रिबाउंड, सारी चीज़ें
एक एग्जांपल के तौर पे मैंने इमेजेस के तौर पे भी दिए हैं। ज़्यादा सोडियम होगा तो हार्ट की प्रॉब्लम्स, उसके बाद प्रिकॉशंस कब लेना है और कब सावधानी से लेना है, कितना लेना है, ये सारी चीज़ें भी अंडर देन कॉन्ट्राइंडिकेशन। So there are all of these things related with the topic antacids are covered, where we learn about the mechanism of action, which is particularly based on the classification absorbable drugs. Classification is being separated in two types, which is systemic and non-systemic, and the both can carry different and much basic mode of actions, एज यू लर्न वेरी वेल। तो एंटासिड्स बहुत इजी है, जैसा आप सोचते हैं। आप डाइजीन, इनो, या मैंने कुछ इस तरीके से एग्जांपल्स भी दिए हैं जो आपने एडवर्टाइजमेंट वगैरह में बहुत सारी चीज़ों में देखे हैं। ठीक है, तो दैट्स इट आपके समझने के लिए। तो ठीक है, इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। बाकी हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा वो एंटी अल्सर होने वाला है, उसके बारे में आपको बताऊंगा अल्सर क्या होता है, और मिलेंगे आपसे हम एक नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू एंड वेलकम।